हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी फिफ्थ पोएम ऑर्नामेंट बाय पी.बी. शेले का हिंदी ट्रांसलेशन कराऊंगी। जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल आइडियाज़ का सेंड किया था और आपको बताया भी था कि आपको मैं फोर्थ पोएम कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिफ्थ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जे आप जानते हैं आपका 30% सिलेबस जो है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है और उसमें जो आपकी फोर्थ पोएम है उसको भी इंक्लूड किया गया है। यदि वो नहीं हटाई जाती है तो उसको मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब बिना डिले करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जिसने इसे लिखा है उनकी बायोग्राफी बहुत शॉर्ट में। इसे लिखा है पी.बी. शेले ने, जिनका फुल नेम है पर्सी बेस शेले। पी.बी. शेले का फुल नेम है पर्सी बेस शेले। इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे 4 अगस्त 1792 में और जगह थी फील्ड प्लेस नियर होर्सम, ससेक्स, इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड की एक जगह में इनका जन्म हुआ था। ये रोमांटिक एज के पोएट थे। रोमांटिक एज 19th सेंचुरी में आई थी और रोमांटिक एज मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होती है। रोमांटिक एज से मतलब प्रकृति से रिलेटेड थे और ये क्योंकि लेट आए थे 19th सेंचुरी में, इन्होंने लेट लिखना शुरू किया था, इसलिए इनको यंगर जनरेशन के पोएट कहा जाता है। इनके साथ यंगर जनरेशन में किट्स और बायरन को भी शामिल किया गया है। आगे देखिए, इनके फादर, इनके पिता का नाम टिमोथी शेले था। वे विग मेंबर थे होर्सम की पार्लियामेंट में। इनकी मदर का नेम एलिजाबेथ फिलफोर्ड था, जो ससेक्स में लैंड ओनर थी। इनके लव अफेयर रहे हैं। एक इनकी कजिन, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो इनका अपनी कजिन हैरिट ग्रोव से लव अफेयर हुआ था। उसके बाद इनका लंदन जाने के बाद लव अफेयर हुआ था हैरिट वेस्टब्रुक से, जो 16 साल की थी, और इनका तीसरा लव अफेयर हुआ था मैरी गॉडविन से। एजुकेशन जो इनकी बेसिक एजुकेशन हुई थी वो 1802 से स्टार्टिंग हुई थी और इनकी बेसिक एजुकेशन हुई थी द शेरन स्कूल अकेडमी ऑफ द शेरन हाउस अकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडलसेक्स। यहाँ पर इनकी एजुकेशन की स्टार्टिंग 1802 से हुई थी। आगे इनकी एजुकेशन हुई थी एटोन कॉलेज में, जहाँ पर इन्होंने 1804 से स्टार्टिंग की थी और यहाँ पर इनको एक निकनेम भी मिल गया था। निकनेम यानी कि उपनाम। क्या नाम मिला था इनको? मैड सैली। इनको मैड सैली लोग कहने लगे थे। आगे चलिए, आगे देखिए, 10 अप्रैल 1810 में इन्होंने मैट्रिकुलेटेड किया था और ये किया था इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे देखिए, स्पाउजेज वाइफ। स्पाउज होती है पति या पत्नी, या ये मान लीजिए पत्नी है इनकी, और वाइफ भी पत्नी होती है, तो आप स्पाउज कह सकते हैं, पत्नी कह सकते हैं। वो कौन थी? इनकी 2 पत्नियां थी, एक हैरिट वेस्टब्रुक और दूसरी मैरी गॉडविन। देखिए, सबसे पहले जो इनकी शादी हुई थी वो हुई थी हैरिट वेस्टब्रुक से और इनसे इनका लव अफेयर चला था और 1811 में इन्होंने इनके साथ भागकर शादी कर ली थी। लेकिन ये एक बहुत अच्छे पिता थे, इनकी 2 संतानें हुई इनसे, लेकिन किसी कारण से इन दोनों में इनकी पत्नी अच्छी माँ नहीं बन सकी और इस कारण इन दोनों में मनमुटाव रहा और 1814 में इन दोनों का अलगाव हो गया। इन दोनों ये अलग हो गए। उसके बाद ये इटली गए। इटली में इनका लव अफेयर हुआ मैरी गॉडविन से। मैरी गॉडविन जो विलियम गॉडविन की लड़की थी, उनसे इनका लव अफेयर हुआ। ये विलियम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनसे मिलने गए थे, लेकिन वहाँ जाकर इनका लव अफेयर मैरी गॉडविन से हो गया और मैरी गॉडविन से इन्होंने शादी की 1818 में। और इनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी जिनसे इनका अलगाव हो गया था, वो इनसे अलग होने के कारण और ये खबर सुनकर कि ये दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो सुसाइड कर लेती है। आगे देखिए, आगे 1810 में ही और क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने अपना पहला नोवेल लिखा था। ठीक है, पहला नोवेल इन्होंने 1810 में ही लिख दिया था, जिसका नाम था जेस्ट्रोजी एंड बुक सजेस्टिव पोइट्री। उसके बाद 1811 में इन्होंने एक पैम्फलेट जो थी पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। यानी कि नेसेसिटी होती है आवश्यकता, एथिज्म होता है नास्तिकता।
नास्तिकता की आवश्यकता। तो इस चीज़ से जब इन्होंने ऐसा पैम्फलेट लिखा तो जो लोग थे वो इनके बहुत खिलाफ हो गए। यूनिवर्सिटी वाले भी इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। इन्होंने मतलब लोगों का भगवान से ये लगा सभी को कि लोगों का भगवान से विश्वास उठा रहे हैं। तो इस कारण से इनका बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई इनकी, और इतनी ज़्यादा उपेक्षा की गई कि ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड विद हिज फ्रेंड होग, कि उनको उनके दोस्त होग के साथ क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, केवल एक पैम्फलेट लिखने के कारण। क्योंकि उन्होंने ये पैम्फलेट लिख दी थी कि नास्तिकता की आवश्यकता। आगे देखिए उनकी डेथ के बारे में। इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822 में। ये कैसे हुई थी इनकी डेथ, देखिए इसके बारे में यहाँ। ये 1822 में ही वेंट टू पे अ विजिट टू बायरन अलोंग विद हिज फ्रेंड मिस्टर विलियम। देखिए जब ये 1822 में अपने एक दोस्त विलियम के साथ जा रहे थे, किससे मिलने के लिए, बायरन के लिए। इनके फ्रेंड थे बायरन भी, उनसे मिलने जा रहे थे ये। और जाते टाइम क्या हो, जब ये वहाँ से आ रहे थे, वैन ही वॉज रिटर्निंग, जब ये लौट रहे थे वापस दोनों मिलकर बायरन से, तो क्या हुआ, द वेदर एंड सी बिकेम रफ। तो वेदर जो मौसम था और जो समुद्र था, वे दोनों ही उनमें उथल पुथल हो गई, उनका स्वभाव बिगड़ गया। बोथ ही एंड हिज फ्रेंड विलियम वर ड्रॉन। वो और उनके दोस्त विलियम दोनों ही क्या हुए, समुद्र में डूब गए। और डूबने के कारण क्या हुआ, 1822 में इन दोनों की मृत्यु हो गई, इनकी और इनके फ्रेंड विलियम की। और कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट, ये हुआ था गल्फ ऑफ स्पेजा। स्पेजिया की जो गल्फ थी, खाड़ी थी, उसमें इनके साथ ही दुर्घटना हुई थी। आगे देखिए इनके फ्रेंड्स के नेम यहाँ पर दिए गए। देखिए आपको पता चला है, बायरन था जिनसे मिलने गए थे, एक होग वो था जिसके साथ इन्हें क्या किया गया था, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। एक लेगहून थे इनके फ्रेंड, और एक विलियम आपने ऊपर पढ़ी है जिनके साथ डूबकर मर गए थे। इनका पेट नेम आपने पढ़ा है, निक नेम कह सकते हैं, पेट नेम कह सकते हैं, क्या था, मैड सैली। ठीक है। अब क्या थे, हाईली इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे थे, विलियम गॉडविन। कौन थे विलियम गॉडविन, जो इनकी दूसरी पत्नी थी मैरी गॉडविन, उनके पिता, उनसे प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होने के कारण ही ये उनसे मिलने गए थे। तभी इनका लव अफेयर हुआ था, किससे, उनकी बेटी मैरी गॉडविन से, और तब इन्होंने उनसे शादी की थी। ठीक है। और किससे प्रभावित थे, प्लेटो से। प्लेटो को अगर आपने 10th में सोक्रेट्स चैप्टर पढ़ा होगा, सुकरात वाला, तो आप जानते होंगे कि सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रूसो से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आगे देखिए, ही वॉज अ पेसिमिस्ट पोएट। ये क्या थे, एक निराशावादी। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। तो ये क्या थे, निराशावादी कवि थे। आगे क्या है, नोन एज, कैसे कैसे जाने जाते हैं, पोएट ऑफ लिरिक्स। ये पोएट्स ऑफ लिरिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। एक गद्य की रचना करने वाले पोएट है ना, गद्य वाले पोएट, या जाने जाते हैं द रिवोल्यूशनरी पोएट, यानी कि क्रांतिकारी या विद्रोही पोएट, जो मतलब स्वतंत्र थे, ऐसे पोएट। और किस नाम से जाने जाते हैं, पोएट ऑफ होप, आशावादी कवि या आशा के कवि। ठीक है। और रीजेनरेशन या अगली जनरेशन वाले कवि, इन नामों से इनको जाना जाता था। अब देखिए इनके नोटेबल वर्क यहाँ पर ऐड किए गए हैं, कौन कौन से वर्क इन्होंने किए जो ज़्यादा फेमस है इनके वर्क। सबसे पहले तो क्वीन मैब है इनका, जो 13 में इन्होंने लिखा था। एक था एल्स्टर, ये 1816 में लिखा था। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये 1818 में लिखा था। रोजलिंड एंड हेलेन, ये इन्होंने 1819 में लिखा था। ओ टू द वेस्ट विंड, ये 1819 में लिखा था। और प्रोमेथियस अनबाउंड, ये 1820 में लिखा था। आगे है टू अ स्काईलार्क, ये 1820 में लिखा था। और एडोनियस, ये लिखा था 1821 में। ये क्या थी, एक एलिजी थी। और ये किसकी मौत पर, आपको पता है एलिजी किसी की मौत पर लिखी जाती है। और ये जो एलिजी लिखी थी इन्होंने, ये लिखी थी जॉन किट्स की मौत पर। जॉन किट्स कौन थे, इनके दोस्त थे, उनकी मौत पर इन्होंने इसकी ये एलिजी लिखी थी। और किट्स भी एक बहुत अच्छे पोएट थे। आगे है अ लेमेंट, जो आप आज पढ़ेंगे। अ लेमेंट इन्होंने 1821 में लिखा था, ये भी इनका एक नोटेबल वर्क है, और बहुत शॉर्ट पोएम है ये। ठीक है। आगे हु कॉल्ड सैले एन इन इफेक्चुअल एंजल। इन इफेक्चुअल, यहाँ पे ई है एन के बाद। ठीक है। एंजल, किसने कहा था सैले को एक इन इफेक्चुअल एंजल, तो ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है।
अब शुरू करते हैं पोएम के ट्रांसलेशन को, देखेंगे। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जिंदगी, हे समय। कि पोइट क्या कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं संसार को, जिंदगी को और समय को, आवाज़ लगा रहे हैं। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब किसी को आवाज़ लगाई जाती है, संबोधित किया जाता है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ऑन हुज जिसकी लास्ट स्टेप आखिरी पायदान पर, आई क्लाइंब में चढ़ता हूँ, जिसके आखिरी पायदान पर मैं चढ़ता हूँ, उनको कह रहा है वो कि हे जिंदगी, हे संसार, हे जिंदगी, हे समय, मैं तुम्हारे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ हूँ और तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। उनको आवाज़ लगा कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आखिरी पायदान पर खड़ा हूँ। आखिरी पायदान यानी कि मैं बुढ़ापे में आ चुका हूँ, अब मैं तुमसे अलग होने वाला हूँ। ना तो ये संसार मेरा रहेगा, ना ये ज़िंदगी रहेगी, और ना ही समय की कोई बाउंडेशन मेरी रहेगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं आखिरी पायदान पर आ गया हूँ तुम्हारे तीनों के, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में आ गया हूँ, आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ, मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ। अब क्या कह रहा है पोएट, ट्रम्बलिंग, कांपते हुए, एट दैट वेयर, इस पर, इस बारे में सोचकर, ठीक है, इस बारे में सोचकर, कांपते हुए, वेयर, जहाँ, आई हैड स्टूड, मैं खड़ा हो चुका हूँ, बिफोर, पहले भी, ठीक है, उन बारे में जहाँ मैं पहले भी खड़ा हो चुका हूँ, जिन चीज़ों को मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, स्टूड बिफोर यानी कि करना, यहाँ पे स्टूड का मीनिंग है करना, उस बारे में सोचकर भी काँपता हूँ जो मैं पहले कर चुका हूँ, उन चीज़ों को सोचकर भी मैं काँपता हूँ। किन चीज़ों को, यानी कि जवानी के उन दिनों के बारे में जो मैं काम किया करता था अपनी जवानी के, अब उन कामों को करने के बारे में अगर मैं सोचता भी हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं क्या करूँ, मैं बर्फीली जगह जाऊँ, फ़ोटो खिंचाऊँ, या मैं क्या करूँ, मैं गर्मी के मौसम में ठंडी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करूँ, तो इन चीज़ों के बारे में अगर मैं सोचता भी हूँ, अब तो मैं काँप जाता हूँ, क्योंकि क्या हुआ, अब मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब मैं ये सब करने के लिए सक्षम नहीं रहा हूँ, ठीक है। ट्रम्बलिंग, काँप जाता हूँ, काँपते हुए, एट वेयर, उन वहाँ के बारे में, आई हैड स्टूड, जहाँ मैं पहले भी खड़ा हो चुका हूँ। तो इससे आशय है कि उन चीज़ों के बारे में सोचकर जिनको मैं पहले भी कर चुका हूँ, उनके बारे में सोचने मात्र से भी मुझे कँपकँपी होती है, मैं काँप जाता हूँ, मैं दहल जाता हूँ कि मैं कैसे करूँगा, कैसे क्या होगा अगर मैं ये काम करने लगूँ अब। When will return the glory of your prime? When, कब, will return, वापस आएगी, the glory यानी कि गौरव या महिमा, ठीक है, of your prime, तुम्हारे जो तुम्हारा जो शान है, ग्लोरी में शान, तुम्हारी शान की जो महिमा है या गौरव है, वो कब आएगी, जो पहले जैसी तुम्हारी शान थी वो कब वापस आएगी। किससे कह रहा है, संसार से, कि हे संसार, जैसे तो मुझे पहले प्रतीत होते थे सुहाने, मौजा, आनंद, हर तरफ हर्षोल्लास, खुशी दिखती थी, वो वाली चीज़ें अब कब वापस आएंगी। अब तो मैं बुढ़ापे में आ गया, मुझे तुम जो है बिल्कुल नीरस लग रहे हो संसार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तुम में, और ज़िंदगी जैसे पहले थी, खुशहाल थी, बहुत मेरे अंदर एनर्जी थी, मैं सब कुछ करता था, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दोबारा से फिर से वो सब कैसे करूँगा, कब वापस आएगा वो सब। ऐसे समय से कह रहा है कि तुम, वो वाला समय कब आएगा जब मैं यंग हुआ करता था, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुआ करते थे, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं हुआ करती थी, मेरे हाथ पैर नहीं काँपा करते थे, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी, वो समय वापस कब आएगा। तीनों से पूछ रहा है कि वो जो महिमा है, वो जो गौरव है, वो जो शान है, वो जो अच्छापन है, ठीक है, वो कब वापस आएगा, वो महिमा कब वापस आएगी, तुम्हारे शान की, तुम्हारे गौरव की वो महिमा, वो दिन कब वापस आएंगे, मुझे बताओ। आगे देखिए, नो मोर, नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ठीक है, अब नहीं आएंगे, ओ अरे, नेवर मोर, कभी भी नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अरे कभी भी नहीं आएंगे दिन वापस, अब तो ये आ ही नहीं सकते, मैं दोबारा से जवान नहीं हो सकता, मैं दोबारा से वे काम नहीं कर सकता जो मैं पहले किया करता था। आगे देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैड टेकन फ्लाइट। देखिए, आउट ऑफ द से मीनिंग है यहाँ पर, यहाँ पहले आप इसको देखिए, पहले ये लाइन देखेंगे, अ जो हैड टेकन फ्लाइट, एक आनंद, हैड टेकन फ्लाइट का मीनिंग होता है निकल जाना, ठीक है, निकल जाना, टेकन फ्लाइट का मीनिंग होता है निकल जाना,
या छीन लेना। टेकन के साथ ही फ्लाइट लग गया है तो यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो गया है, निकल जाना या छीन जाना या ले लेना, ठीक है, निकल जाना। तो एक आनंद निकल गया है, निकल चुका है दिखाई दे रहा है आपको, निकल चुका है, आउट ऑफ बाहर, ठीक है, बाहर निकल चुका है, द डे दिन में से, एंड नाइट और रात में से। एक आनंद जो दिन और रात में हुआ करता था मेरी जवानी के टाइम पर, जो एक मैं खुश रहता था, दिन में मज़े किया करता था, इधर उधर घूमा करता था, आनंद लिया करता था दिन का, रातों में भी आनंद लिया करता था मैं, वो सारा आनंद अब मेरी ज़िंदगी से गायब हो चुका है, वो छीन लिया गया है। किसके द्वारा छीन लिया गया है? बुढ़ापे के द्वारा छीन लिया गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, फ्रेश यानी कि ताजगी भरा जो ये बसंत है, एंड समर और जो ये गर्मी है, एंड विंटर होर और जो ये सर्दी की जो कहते कोहरा है या सफ़ेदी है या ठिठुर है ना, कोई होर का मीनिंग ठिठुरन या सफ़ेदी या कोहरा जो है सर्दी का, ये क्या होते हैं? मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। मूव मीन्स यहाँ पर भर देना है, ठीक है, या मेरे दिल को घुमा देते हैं, भर देते हैं, मेरे दिल को ले जाते हैं, ठीक है। माई फेंट हार्ट, मेरे जो ये मतलब दुखी जो दिल है, मेरे दुख से भरा हुआ जो दिल है, या मेरा जो ये मुर्दा दिल है, एक तरह से जो ये मुर्दा दिल है मेरा, विद ग्रीफ, किससे भर देते हैं? दुख से भर देते हैं, ठीक है, या मोड़ देते हैं दुख की ओर। दो सेंस निकलते इस लाइन के, या तो ये कह सकते हैं कि ये मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं मेरे मुर्दे दिल को दुख की ओर, या आप कह सकते हैं कि भर देते हैं मेरे इस मुर्दे दिल को जिसमें जान नहीं रही है अब, उसको किससे भर देते हैं? केवल दुख से भर देते हैं। बट विद डिलाइट नो मोर, ओ नेवर मोर, लेकिन अब इसमें जो, लेकिन इसमें जो ये खुशी है, खुशी से, अब ये खुशी से नो मोर नहीं भरते हैं, अब नहीं भरते हैं, ओ नेवर मोर कभी भी नहीं भरते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो दिन है, ये जो ताजगी भरा बसंत है, ये जो गर्मी है या ये जो सर्दी है ठिठुरन वाली, ये मेरे इस मुर्दे दिल को दुख से भर देते हैं, दुख ला देते हैं इसके अंदर, लेकिन ये खुशी से अब नहीं भरते, अरे कभी भी नहीं भरते, मेरे दिल को अभी कभी भी नहीं भरेंगे, अब नहीं भरेंगे चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बसंत है, ये जो गर्मी है, ये जो विंटर है, जो पहले मुझे बहुत मज़ा दिया करता था, मैं खुश हो जाता था, सर्दी में ये करूँगा, गर्मी में वो करूँगा, बसंत में वो करूँगा, अब इनके आने से मेरा जो ये दिल मुर्दे की तरह हो रहा है, इसमें केवल दुख तो आता है कि भाई सर्दी आ गई, बहुत परेशानी होगी, मुझे सांस की प्रॉब्लम होगी, मुझे ठंड लगेगी, इस तरह के दुख तो मुझे दुख से तो भर देते हैं मेरे दिल को, लेकिन ये खुशी से अब नहीं भरेंगे, कभी भी नहीं भरेंगे मेरे दिल को। आई थिंक आपको ये ट्रांसलेशन समझ आ गया होगा, और मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगी, उसको आप करेंगे अपनी नोटबुक में। एक्सप्लेनेशन करना मैंने आपको सिखाया है, अपनी पहली जो पोएम की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन सिखाई थी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। थैंक यू, टेक केयर।